अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम को। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। स्टडी के रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था रोल ऑफ लिवर स्मॉल इंटेस्टाइन को। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई खराबी आने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। पहली है डायरिया। डायरिया जो है ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पेशेंट जो है वो फ्रीक्वेंट उसका जो है वाटरी स्टूल्स को लूज़ करता है, यानी कि उसको लूज़ मोशन लगते हैं। इंटेस्टाइन इस काबिल नहीं होती कि वो प्रॉपरली जो है वो फ्लूइड को वेस्ट में से एब्जॉर्ब कर सके। डायरिया जो है डिहाइड्रेशन उस पेशेंट को हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, स्पेशली चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल के अंदर। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, इसकी इलामात क्या होती हैं कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि हर आपको 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद पेन फील होती है। ऐसे पेशेंट को ब्लॉटिंग होती है। ये अनकंफर्टेबल फिजिकल सेंसेशन होती है जिसको हम ब्लॉटिंग कहते हैं, जिसमें बेली जो है वो फील होती है कि वो फुल है, बहुत ज़्यादा टाइट है और स्वॉलो है, यानी कि फूली हुई है। इसके अलावा जो है इसमें डिहाइड्रेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, माउथ ड्राई होता है और यूरिन भी डार्क आता है। इसकी वजह क्या है कि डायरिया होता क्यों है? ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा पैरासिटिक हो सकते हैं और फूड एलर्जीज़, यानी कि फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है, या फूड जो है वो बासी जो है उसको इनटेक करने से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, और कुछ सर्टेन मेडिकेशंस की वजह से भी ये डायरिया किसी भी पेशेंट को हो जो है वो हो सकता है, किसी को भी। अब ऐसे पेशेंट जिनको डायरिया हो उनका ट्रीटमेंट क्या है कि वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, यानी कि वो जो है वो लिक्विड चीज़ें जो है वो ज़्यादा इनटेक करें, ओआरएस का इस्तेमाल करें, सॉफ्ट डाइट लें और एंटी डायरियल मेडिकेशन जो है उसको लें, साथ में ऐसी एंटीबायोटिक लें जो कि इस बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद दे। और इसी तरह के अगर केसेस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएं तो फिर उसके ट्रीटमेंट जो है वो दूसरे होते हैं कि आपको जो है वो एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, और वो प्रॉपर एक आपको मेडिकेशन और एक कोर्स जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है कि हम डायरिया से कैसे बच सकते हैं? अपने हैंड्स को रेगुलरली वॉश करें, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी, और इसके अलावा बाथरूम यूज़ करने के बाद अपने हैंड्स को अच्छी तरह वॉश करें। कंटेमिनेटेड फूड वाटर को लेने से जो है वो परहेज़ करें, अवॉइड करें ऐसे फूड से जो कंटेमिनेटेड हो या बासी हो। इसके अलावा स्ट्रेस जो है उससे बचें। नेक्स्ट वन है डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन वो कंडीशन है जिसमें फीसिस यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इस काबिल नहीं होता कि वो जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो सके, बॉडी से एलिमिनेट हो सके रेगुलर इंटरवल्स पर। इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं? इनफ्रीक्वेंट और डिफ़िकल्ट बाउल मूवमेंट होती है, लेस दैन 3 टाइम्स अ वीक, यानी कि डाइजेस्टिव से जो मटीरियल है वो हफ्ते में 3 बार से भी कम जो है वो बॉडी से रिमूव होता है। हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्टूल्स, यानी कि वो जो अनडाइजेस्ट फूड है, वेस्ट मटेरियल है, जो फूड जो है वो ऐसे फूड पार्टिकल जो अनडाइजेस्टेड हो हैं बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होते, वो वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होती है और ब्लॉटिंग होती है। इसमें भी सेम एज इट इज़ यही कंडीशन होती है कि जो एब्डोमिन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फील होता है कि बेली फुल है, टाइट है और स्वलो है। इसके काजेज़, इसकी वजह यह है कि अगर हम अपनी डाइट में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा कम लेंगे, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, क्योंकि आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सक करती है, तो इसी वजह से हमें पानी जो है वो दिन में 10 to 12 ग्लास जो है वो पीने चाहिए, इस वजह से, ताकि कॉन्स्टिपेशन से बचा जा सके। क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से ये होता है कि जो वेस्ट फीसिस हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो पानी को सक करती है। तो अगर हमने ऑलरेडी पानी जो है वो कम पिया होगा, बॉडी में पानी कम होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वेस्ट मटेरियल से ज़्यादा पानी सक कर लेगी और वो जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे।
इसके अलावा कुछ सर्टेन मेडिसिन्स और पेन किलर्स और ऐसे आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन का बायस बनते हैं, और इस तरह से दूसरी डिजीज़ डायबिटीज़ में भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन रहती है। अब कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट क्या है कि आप फाइबर इंटेक ज़्यादा करें, ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स लें जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, एक्सरसाइज रेगुलर करें और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मेडिसिन जो है उसको इस्तेमाल करें। एहतियाती तदाबीर यही है इसकी कि आप पहले से ही फाइबर डाइट लें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा और प्लेंटी ऑफ वाटर पिएँ। थर्ड वन डिजीज़ है अल्सर। अल्सर में पेप्टिक अल्सर जो होता है वो ASR सोर्स, उसमें सोर्स बन जाते हैं। पेप्टिक अल्सर में सोर्स हम कहते हैं बहुत ज़्यादा रेड पेनफुल स्वेलन पैच ऑफ स्किन टिश्यू या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो डैमेज हो जाती है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, और ये सोर्स बनता है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो डाइजेस्टिव कैनाल है उसके अंदर भी। अल्सर जो है वो यूजुअली डेवलप करता है स्टमक की वॉल के अंदर। जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड जो है वो हमारी जो स्टमक के अंदर म्यूकस की एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसको डैमेज कर देती है। ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, फास्ट फूड का इस्तेमाल और म्यूकस की स्टमक के अंदर म्यूकस की उस लेयर को डैमेज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अल्सर बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। वहाँ से म्यूकस की लेयर ख़राब होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे जो है वो पेनफुल रेड कलर का जो है वो टिश्यू का या म्यूकस मेम्ब्रेन का एक पैच बन जाता है। इस वजह से फिर अगर हम थोड़ा सा भी फूड ऐसा लें जिसमें बहुत कम जो है वो स्पाइसेस ऐड हुए हों तो भी वो ऐसे लगता है कि जैसे ज़ख्मों के ऊपर वहाँ ज़ख्म बन जाते हैं जिस पे वो लगता है। तो इस वजह से अल्सर जो है वो डेवलप होता है इन ड्यूडेनम के अंदर, एसोफेगस में और स्टमक के अंदर जो है वो ज़्यादातर अल्सर यानी कि ये जो है रेड कलर का पेनफुल स्वालो सा पैच बनता है। इसके अब साइन और सिम्टम्स क्या हैं, और अगर ये आपको पता है कि बनेगा स्टमक के अंदर तो हम इसको कहते हैं ये गैस्ट्रिक अल्सर है। इस तरह से अगर ये एसोफेगस में बनेगा तो एसोफेगियल अल्सर होगा, और अगर ये बनता है ड्यूडेनम के अंदर तो ये ड्यूडिनल अल्सर कहलाता है। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होगी, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे जल रहा हो कुछ। उसके अलावा रश ऑफ स्लाइवा यानी कि स्लाइवा जो है वो बहुत ज़्यादा बैकफ्लो आता है। गर्गिटेशन का मतलब ये है कि बैकवर्ड आना बॉडी फ्लूइड्स का, जो कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड होती है, अभी वो फुली डाइजेस्ट नहीं हुई, पार्शली डाइजेस्ट हुई है और वो फ्लश बैक हो गई है। इसके अलावा भूख का ख़त्म हो जाना और वेट लॉस, वज़न का बहुत तेज़ी से लॉस होना, ब्लड वॉमिटिंग आना। सीवियर केसेस के अंदर ब्लड वॉमिटिंग आती हैं जब जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाए। कॉजेज़ इसके क्या है, वजह क्या है, ये एक इन्फेक्शन की वजह से भी होती है ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से। जब हम लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को यूज़ करते हैं पेन कम करने के लिए या फीवर जो है वो ज़्यादा हो तो उसको कम करने के लिए, जब हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेंगे, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो उसकी वजह से भी जो है वो अल्सर बन सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि एंटीबायोटिक्स ली जाएं जो कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन को कम करें। मेडिसिन्स ली जाती हैं इनमें जो कि एंटासिड्स होती हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होती हैं। इसकी प्रिवेंशन क्या है कि एक्सेसिव जो पेन किलर्स हैं उनके इस्तेमाल उनको जो है वो कम इस्तेमाल किया जाए, स्पाइसी फूड और को लेने से और कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल वगैरह लेने से जो है वो अवॉइड किया जाए और बैलेंस डाइट जो है वो ली जाए। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इनको सॉल्व कर दिया है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये इनके प्रॉपर आंसर हैं जिनको आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको पेपर में, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर MCQ एक्सरसाइज में से ही आते हैं। ये सारे जो हैं वो सॉल्व MCQs हैं। नेक्स्ट MCQs 8, 9 और 10 वाला जो है उनके भी ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के राइट आंसर है। नेक्स्ट वन है शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है स्टेट द रोल ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स इन डाइजेशन, तो इसका आंसर है पेज नंबर 3 पे।
जी स्टूडेंट, स्लाइवरी ग्लैंड्स का डाइजेशन में क्या रोल है, उसका प्रॉपर आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर लगाया है कि ओरल कैविटी के अंदर पार्शियल केमिकल डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कि स्लाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू ही पॉसिबल है। और ये ग्लैंड्स ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं, स्लाइवा स्क्रीट करते हैं। स्लाइवा जो है वो मिक्सचर होता है वाटर, म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, जिसको कहा जाता है स्लाइवरी अमाइलेज। वाटर और म्यूकस का काम है फूड पीसीस को मॉइस्ट करना, नमदार करना, और स्लाइवरी अमाइलेज का काम होता है स्टार्च की ब्रेकडाउन करवाना, जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होती है इनटू माल्टोज। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द टर्म स्वॉलोइंग एंड पेरिस्टालसिस मीन। तो इसका आंसर है पेज नंबर 3 और 4 पे। स्वॉलोइंग की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कि फिजिकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन के बाद फूड मैस जो बनता है ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर, जिसको बोलस कहा जाता है, इसको स्वॉलो किया जाता है, निगला जाता है बाय पुशिंग इनटू द फेरेंक्स, फेरेंक्स की तरफ। तो ये स्वॉलोइंग यानी कि निगलना जिसको बोलते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। इसके साथ आप इसकी लास्ट वाली लाइन भी कर लें कि स्वॉलोइंग के लिए टंग मूव करवाती है बोलस को कि वो ओरल कैविटी के बैक जाए और स्वॉलो फूड एंटर हो जाए फेरेंक्स के अंदर यानी कि फूड पाइप में। नेक्स्ट इसके साथ टर्म थी पेरिस्टालसिस। क्या है, तो एसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि फेरेंक्स के साथ कनेक्ट होती है, जो फेरेंक्स को कनेक्ट करवाती है स्टमक के साथ। जब फूड एंटर होती है एसोफेगस खुराक वाली नाली में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो बार बार वेव ऑफ कंट्रैक्शंस होती हैं जो कि जनरेट होती हैं मस्कुलर वाल्व्स में। मस्कुलर वाल जो है वो जनरेट करवाती हैं कंट्रैक्शन। तो ये जो वेव ऑफ कंट्रैक्शन होती है ये फूड को मूव करवाती हैं पूरी एसोफेगस जो फूड पाइप है उसके अंदर, ताकि एसोफेगस से फूड स्टमक तक पहुंच जाए। तो इन वेव को जो कि मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है, ये मसल्स की वजह से कंट्रैक्शंस हो रही होती हैं, इनको कहते हैं पेरिस्टालसिस। तो ये इसका जो है वो आंसर था जो आपने करना है, सेकेंड वाले अपने क्वेश्चन के साथ लिखना है। थर्ड वन क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक जूस। तो इसका राइट आंसर है पेज नंबर 4 पे। तो ये थर्ड वाले का आंसर है कि HCl का क्या रोल है। बहुत से गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं स्टमक की इनर वॉल्स के अंदर, जो गैस्ट्रिक जूस को स्टूडेंट स्क्रीट करते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी शामिल होता है और कुछ इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन भी होते हैं और म्यूकस। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिकली काम यह है कि इसने पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, इसको उसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करना है, ताकि जो लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल है उनको शॉर्टर मॉलिक्यूल में चेंज किया जाए, जिनको पेप्टाइड कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम फूड के अंदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल करना है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका आंसर स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक एंड होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। तो उसका आंसर 5 वाले का इधर से लेके इधर तक आपका आंसर होगा, विलाई का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन लास्ट 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर। तो ये आज हमने डिस्कस किए हैं, ये इसके सिम्टम्स हैं और ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कॉजेज। ये आप कॉजेज जो है वो अपने आंसर में लिखेंगे। जी स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके जो है लॉन्ग आंसर को डिटेल के साथ, कि आपने इनके लॉन्ग क्वेश्चन में कितना कितना आंसर लिखना है। इसके अलावा जो ये 3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हैं, इनकी भी जो मैंने आपको इनके आंसर बताए हैं, इनको भी हम इस तरह से, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया है, इसको भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में साथ डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और साथ ही जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है विद इन चैप्टर उनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो है वो कौन से टॉपिक आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करने हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इन लॉन्ग क्वेश्चंस के अलावा अगर कोई चैप्टर में और लॉन्ग बनता हुआ तो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सकें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।